नमस्ते बच्चों, मैं मीरा अंबुरे अपनी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो 9वीं कक्षा का चौथा पाठ है वह सीखेंगे। चौथा जो पाठ है उस पाठ का नाम वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। इसके जो लेखक है वह है धीरंजन मालवे। धीरंजन मालवे का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डोरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। ये MSc सांख्यिकी MBA और LLB है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवे अभी भी वैज्ञानिक जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी और BBC लंदन में कार्य करने के दौरान मालवे रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। मालवे की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। मालवे ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी है जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। प्रस्तुत पाठ जो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। वेंकट रामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ BA और प्रथम श्रेणी में MA करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता के भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद CV रमन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दिन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर आया और फूट फूट कर रो पड़ा। यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत में विज्ञान की उन्नति की चिर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वह महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र, जो उनके जो प्रिय मित्र होते हैं महात्मा गांधी जी, उनसे मिला है जो इस समय जेल में है। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। तो देखते हैं उनकी जो संघर्षमयी यात्रा है वो किस तरह से रही है इस पाठ के द्वारा। पाठ का नाम जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। यहाँ पर देखो बच्चों कि पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। यहाँ पर लेखक ने बताया गया है कि जैसे कि सेब तो पेड़ से पहले से ही गिरता था, पर जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज लगाई थी कि वह सेब गिरने के बाद नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, तो इस तरह से मगर गिरने के पीछे जो इसका जो रहस्य है, क्या कारण हो सकता है, जो कारण जो न्यूटन ने खोज निकाला, ठीक उसी प्रकार जो विराट समुद्र की जो नीलवर्णीय आभा होती है वह असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रही है। नीलवर्णीय यानी क्या, तो नीलवर्णीय यानी नीले रंग का। नीलवर्णीय यानी क्या, नीले रंग का। तो इसकी आभा पहले से ही लोग देखते आ रहे हैं।
आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उन्होंने क्या की है, इसकी खोज की है कि ये जो नील वर्णीय आभा जो है यह नीले रंग की ही क्यों है, इसकी क्या की है उन्होंने खोज की है। तो आगे देखते हैं कि बात सन 1921 की है। कब की है बात? सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनके सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, उसी तरह क्या है ये जो रामन है इन्होंने क्या की, नीले रंग का समुद्र जो है वो नीले रंग का ही क्यों होता है, उसका पानी नीले रंग का ही क्यों होता है, इसकी खोज उन्होंने की थी। तो यहाँ पे है कि जो ये बात कब की है, तो 1921 के है। यहाँ पर एक बार क्या हुआ, जो रामन जी है वह क्या कहे कि वह प्रकृति प्रेमी होने के कारण वह समुद्र की नीली आभा में घंटों वो क्या करते थे, खोए रहते थे, वहाँ पे जाकर बैठते थे। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, तो वो क्या थे, एक वैज्ञानिक और जिज्ञासा भी उनके अंदर थी। उन्होंने क्या किया कि वहाँ बैठने के बाद उनके मन में सवाल आया कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता। जिस तरह न्यूटन के मन में ख्याल आया था उसी तरह। तो ये आने के बाद उन्होंने उस पर क्या किया, शोध किया, ढूंढा उस पर, कि जवाब ढूंढते ही वो क्या हो गए, उन्होंने उस पर जवाब ढूंढ लिया और जवाब ढूंढते ही वो क्या बन गए, विश्वविख्यात बन गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी एक सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने क्या किया, काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। यहाँ पर देखो रामन का जन्म जो है कब हुआ था, तो 7 नवंबर सर 1888 को कहा हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। गांव है तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता जो है विशाखापत्तनम में वो क्या थे, शिक्षक थे। और किस विषय के शिक्षक थे, तो यह गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। यहाँ पर इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान में उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उन्हें कहाँ से मिली, तो उनके पिताजी से ही उनको मिली। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जो है वो ABN कॉलेज से की, जो कि मद्रास में है। और BA जो है उन्होंने MA दोनों ही परीक्षा में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलॉसॉफिकल मैगज़ीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए।
उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। यहाँ पर रामन जो है वो मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहते थे। यानी ये वैज्ञानिक इनका जो वैज्ञानिक रूप है वो बचपन से ही उनके अंदर था। और कॉलेज के ज़माने में उन्हें जो शोध कार्य होते थे उनमें उनको क्या थी, दिलचस्पी बहुत थी। और उन्होंने क्या किया, उनका जो पहला शोध पत्र है फिलोसॉफिकल मैगज़ीन, यह उनका क्या हुआ, कॉलेज के दिनों में प्रकाशित हुआ। उनकी दिली एक इच्छा थी कि उनका सारा जो जीवन है शोध कार्य को ही वो समर्पित कर देंगे। यानी वह किसी न किसी चीज़ की वो खोज करेंगे, वो वैज्ञानिक ही बनेंगे। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय में करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तब क्या होता था कि करियर भी बनाना है, पैसे भी कमाना है और नौकरी भी करनी है। तब के ज़माने में सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी था और सभी क्या करते थे, सरकारी नौकरी की तरफ ही आकर्षित थे। तो रामन भी क्या अपने समय में अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कहाँ हुई, तो वह कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास करता। यहाँ पर क्या है कि जो लेखक होते हैं वह कहते हैं कि कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उनकी जो सरकारी नौकरी जो लगी थी रामन की, वह कहाँ थी, कलकत्ता में थी। तो उस दौरान क्या हुआ, उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान यानी क्या, उनका जो है उनका उस तरफ उनका जो रुझान यानी उनका जो कल था वो किस तरफ था, तो वह जो है रुझान था, उनका झुकाव जो था उनका कहाँ था, तो वह जो है उन्होंने क्या किया, उनका रुझान जो है दफ्तर से फुर्सत पाते ही वो क्या करते थे, लौटते वो बहू बाजार आते और जहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी, यहाँ पर क्या था, उनका रुझान था उस तरफ और वह वहाँ आते गए। और यह अपने आप में एक क्या है, अनूठी संस्था थी जिससे कलकत्ता के एक क्या डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने वर्षों के कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। ये जो संस्था थी, ये जो प्रयोगशाला थी, वहाँ पर क्या करते थे, लेखक आते थे और आने के बाद वहाँ पे क्या, वो जो प्रयोगशाला है वो किसने खड़ी की थी, तो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने खड़ी, बहुत मेहनत से वह खड़ी की थी। और इस संस्था का उद्देश्य क्या था, तो देश में वैज्ञानिक चेतना का क्या विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद भी संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। प्रयोगशाला में ज़्यादातर साधन नहीं थे, अभाव था। तो वहाँ पे रामन इस संस्था के प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे। जैसे कि जितने भी शोध कार्य के जो साधन थे, जो उनके पास थे, उसी में वह काम चलाते थे और उसी में क्या करते थे, खोज करते थे, शोध कार्य अपना करते थे। ये अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता। यहाँ पे क्या है कि आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, इसलिए कहा कि साधक जो होता है वो दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में क्या करता है, पहुंचता है और अपनी इच्छा शक्ति के ज़ोर से भौतिक विज्ञान के समृद्ध बनाने का क्या प्रयास करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयोगशाला में बहुत सारी वस्तुएं ना होते हुए भी क्या है, उनका जो रुझान था, उनका जो झुकाव था, वह
वो वैज्ञानिक के तरफ था, उनको शोध कार्य में था, तो उपकरण ज़्यादा यानी साधन और औजार ज़्यादा न होने के कारण वह फिर भी वहाँ पे क्या करते थे, वो भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया और वहाँ पे वह काम करते थे। उन्हीं दिनों वो वाद्य यंत्रों की और आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्र यानी क्या, म्यूजिक का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, वाद्य यंत्र कहते हैं। उन्हीं दिनों क्या हुआ, उन्होंने वाद्य यंत्र की तरफ उनका क्या हो गया, उनका जो है आकृष्ट हुए, यानी क्या, वो उसके तरफ वह खींचे, उनकी नज़र उसकी तरफ गए या उसकी तरफ उनका रुझान हुआ, तो आकृष्ट हुए वो और वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि वाद्य यंत्र की ध्वनियों के पीछे छिपे, यानी किस तरह का ये जो वाद्य है वह किस तरह से बजता है, या इसका उपयोग कैसे होता है और आवाज़ें कैसे निकलती है, इसका जो रहस्य है यानी इसकी जो खोज है वह करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देशी और विदेशी थी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। अभी उन्होंने किस पर खोज किया कि ये जो वाद्य यंत्र है, यानी आपको सबको तो पता है कि बहुत सारे वाद्य यंत्र है, जैसे कि वीणा, हारमोनियम, बहुत सारे हैं, ढोल, या बहुत सारे अलग अलग तरीके वाद्य यंत्र है जो आप लोगों को पता है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इसकी खोज करनी चाहिए कि आखिर ये किस तरह से बजते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो देशी होते हैं, कुछ विदेशी होते हैं वाद्य यंत्र, ये सब आपको पता है। तो ये विदेशी और देशी वाद्य यंत्र दोनों का उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहाँ वायलिन, चैलो या पियानो जैसी विदेशी वाद्य आए, वही वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी उन्होंने प्रकाशित किए। यहाँ पर देखो बच्चों, क्या है कि वाद्य यंत्र पर जब खोज की यानी शोध कार्य किया जो रामन है उन्होंने, तो यहाँ पर उन्होंने जब वह अध्ययन कर रहे थे उस दायरे में उन्हें क्या पता चला कि ये जो विदेशी जो वाद्य है, वायलिन, चैलो और पियानो, इस पर भी उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, यानी क्या किया, शोध किया। वही वीणा और तानपुरा और मृदंगम, ये जो है ये क्या है, देशी वाद्य यंत्र है, इन पर भी क्या किया, उन्होंने काम किया। तो लोग कहते हैं ना कि विदेशी, जैसे कि उन्होंने सुना था कि विदेशी यंत्र अच्छे होते हैं, देशी यंत्र अच्छे नहीं होते हैं, उस पर यह कहते हैं कि उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। यानी कहा जाता था कि इन दोनों की तुलना अगर की जाए तो विदेशी वाद्य यंत्र जो है घटिया है। तो इस पर इनका कहना है कि यह क्या है, उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को क्या किया, तोड़ दिया। भ्रांति यानी क्या, समझ जो है, जो समझ रहे थे उसको क्या किया, इन्होंने तोड़ दिया। भ्रांति यानी क्या, संदेह, यथार्थ ज्ञान। इस संदेहों को, जो संदेह था उसको क्या किया, तोड़ दिया। और बाद में क्या हुआ, इन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी उन्होंने यहाँ पर प्रकाशित किए। उस ज़माने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस ज़माने के
हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधा वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस ज़माने के जो प्रसिद्ध शिक्षण शास्त्री थे, वहाँ पर सर आशुतोष मुखर्जी, ये जो प्रतिभावन यानी बहुत होशियार होना, प्रतिभावन यानी क्या, बहुत होशियार होना, जिसमें विलक्षण बौद्धिक शक्ति हो। प्रतिभावान यानी क्या, जिसमें विलक्षण बौद्धिक शक्ति हो, युवक के बारे में जानकारी उन्हें क्या है, मिली। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का एक नया पद सृजित हुआ यानी नया पद निकला। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष क्या किया, इस पद के लिए प्रस्ताव रखा और उन्हें कहा कि सरकारी नौकरी छोड़कर तुम क्या करो, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार लो या प्रोफेसर की नौकरी कर लो। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। क्यों कठिन निर्णय था? क्योंकि सरकारी नौकरी छोड़कर जो प्राइवेट नौकरी है उसमें उनको जॉब करनी थी और तनख्वाह में भी फ़र्क था, जैसे कि तनख्वाह भी कम थी। तो एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर जो थे और जिसके साथ उनकी जो तनख्वाह थी वो मोटी थी, तो वो किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट नौकरी कर लूँ। तो यहाँ पर लेखक भी ये रामन जी भी हिचकिचा रहे थे कि अभी क्या किया जाए। वेतन भी, ये नौकरी में वेतन भी बहुत कम था, विश्वविद्यालय में जो नौकरी थी, और सुविधाएं भी कम थी, तो नौकरी में आने का फैसला करना बहुत हिम्मत का काम था। यहाँ पर कहा गया है कि हिम्मत करके ही वो कोई भी सरकारी नौकरी छोड़कर एक या प्राइवेट नौकरी कर लेगा। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। यहाँ पर जो है रामन जो है सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने क्या की, हिम्मत करके वो नौकरी छोड़ दी और 1917 में उन्होंने क्या किया, कलकत्ता की जो विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की जो नौकरी है उन्होंने क्या की, वो ले लिया। और उनके लिए क्या हुआ कि सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने महत्व सरस्वती को दिया, शिक्षा को दिया, ना कि पैसे को। तो उनके लिए क्या थी, सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा क्या थी उनके लिए, तो सरस्वती की साधना जो है उनके लिए महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जो माहौल में अपना वह पूरा समय जो अध्यापन और शोध में बिताने लगे। उन्होंने क्या किया, फिर पूरा उन्होंने अपना आगे का जो समय है वह क्या कर रहे थे कि अध्यापन में और शोध में वह अपना सारा समय वहाँ पर बिताने लगे। और 4 साल के बाद यानी सन 1921 में क्या हुआ कि समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में जो समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तब उन्होंने ये खोज करने की चाही कि अरे ये नीले जो समुद्र का जो रंग होता है वह नीला ही क्यों होता है। इस पर उन्होंने जब खोज की तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए और जिसका परिणति यानी क्या, परिणाम, जिसकी परिणाम क्या हुआ कि रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एकवर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उन्होंने वर्ण में परिवर्तन आता है
यह परिवर्तन आता है, वजह एक यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का सब कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाशन में होती है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर रामन ने जो अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर जो प्रकाश डाला था, उन्होंने जो खोज की थी, तरल पदार्थ जो होते हैं उन पर क्या की थी इन्होंने, जो प्रकाश डाला था वह जिस पर उन्होंने अध्ययन किया था, एक वर्णीय यानी क्या, एक रंग जैसा, ठोस रवे यानी बिल्लोर मनिबी, ठोस रवे यानी क्या, बिल्लोर मनिबी, फोटोन यानी प्रकाश का अंश, एक वर्णीय यानी क्या, एक रंग का, ऊर्जा यानी शक्ति, बल, प्रायोगिक यानी क्या, उन्होंने प्रयोग के संबंधित। तो उन्होंने यहाँ पर रामन ने ठोस रवों और तरल पदार्थों पर क्या किया था, प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन उन्होंने यहाँ पर किया था। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो क्या होता है, गुजरने के बाद जो उसके वर्ण में परिवर्तन आता है, वर्ण आप सबको पता है ना, वर्ण में परिवर्तन आता है। इस वजह से यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण जो होती है वो फोटॉन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए एक अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो क्या होते हैं, ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियाँ कैसी है, प्रकाश के वर्ण यानी क्या, रंग, तो प्रकाश के वर्ण में बदलाव ला जाती है। तो एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैंगनी रंग आप सबको पता है ना, बैंगनी रंग, बैंगनी बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस मान में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज जो है भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन की खोज भी आप लोगों को पता है कि आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी खोज की थी। प्रायोगिक आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटॉन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तित यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। यहाँ पर देखो कि रामन की खोज जो है भौतिकी क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी, जो उन्हें उनके पिता से मिला था, क्योंकि उनके पिता जो है वह क्या थे, गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। तो जाहिर सी बात है कि वह भी इन विषय में अच्छे ही होंगे। इसका पहला परिणाम ये हुआ कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है उनके बारे में क्या हुआ, आइंस्टाइन जो थे, जो साइंटिस्ट थे, कि उनके विचारों का क्या प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। फिर मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म यानी क्या, अति छोटा, बहुत छोटा कणों की जो, बहुत छोटे कणों की जो तीव्र धारा यानी क्या, तेज धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना जो है
आइंस्टाइन ने किससे की? तो बुलेट से की। और इन्हें फोटॉन नाम दिया। उन्होंने उसे क्या नाम दिया? फोटॉन। फोटॉन का जो अर्थ है वो क्या है यहाँ पर? प्रकाश का अंश। फोटॉन नाम दिया यानी क्या? उसका अर्थ क्या है? प्रकाश का अंश। तो यहाँ पर जो आइंस्टाइन हैं उनकी धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया है, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तित यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एकवर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि रामन की जो खोज है उसकी वजह से पदार्थों को अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक जो संरचना है इसका अध्ययन क्या हो गया? सहज हो गया है। इसका अध्ययन सहज हो गया और पहले इस काम के लिए क्या किया था? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका सहारा लिया जाता था। अभी यह तकनीक जो थी वो बहुत मुश्किल थी, पर मुश्किल होने की वजह से क्या थी कि गलतियां होने की संभावना थी, गलतियां हो सकती थी और अधिक भी रहती थी। तो रामन की खोज के बाद पदार्थों की जो आणविक परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन क्या किया है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एकवर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तित आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। हमने अभी देखा ना एकवर्णीय यानी क्या? तो एकवर्णीय यानी एक वर्ण, एक ही रंग का, एक ही रंग का। तो पदार्थों अणु और परमाणुओं की जानकारी, सटीक जानकारी देती है। परिवर्तन आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की यहाँ पर सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण जो है प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया था। यहाँ पर क्या हो गया है कि प्रयोगशाला में जो अनेक पदार्थों से संश्लेषण जो है प्रयोगशाला में करना क्या हो गया? अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण क्या हो गया? संभव हो गया, निर्माण होने लगा। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही
यहाँ पर जो है रामन जी है, रामन का प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों के पंक्ति में क्या कर दिया, लाकर खड़ा कर दिया। यानी विश्व की चोटी यानी सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो है इन्हें माना गया और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1924 में इन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्य से सम्मानित किया गया। 1930 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की और सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में उन्हें क्या, नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्हें बहुत सारे पदक भी मिले जिसमें है मेडिसी, रोम का मेडिसी पदक है और उन्हें रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक भी मिला। फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक भी उन्होंने पाया है और अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार भी उन्हें मिला। और 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय थे और उन्होंने एक नई भारतीय चेतना यहाँ पर जागृत की। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध के बाद उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावों को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज करते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में जो रामन है हमेशा ही उन्हें भारतीय संस्कृति से हमेशा लगाव था। उन्होंने इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बाद भी अपना पोशाक नहीं बदला। वह अपना दक्षिणी जो पोशाक है वो वही पहनते रहे और वह शुद्ध शाकाहारी थे। वह मांस नहीं खाते थे और वो कभी मदिरा भी नहीं पीते थे, मदिरापान भी वह कभी नहीं करते थे। जब उन्हें एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और वो स्टॉकहोम गए थे तो वहाँ पर अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया गया। तो वहाँ पर जो एक पार्टी आयोजित की तो पार्टी में क्या हुआ कि आयोजक थे उन्होंने उन पर क्या किया, परिहास किया कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तो फिर रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों नहीं वह मदिरापान कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर उन्होंने कुछ जो आयोजक थे उन्होंने क्या किया, उनका परिहास करते हुए बोला। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोधपत्र लेखक तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वह एक देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे। रामन जो है वो क्या थे कि वैज्ञानिक व्यक्तित्व, जैसे कि हमने देखा कि उनके अंदर बचपन से ही क्या थी, शोध कार्य की जो चिकित्सा थी, जो उनका रुझान था उसके और लगाव था वह हमने देखा था। तो रामन जो थे उनका वैज्ञानिक व्यक्तित्व उनके प्रयोगों और शोधपत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था, तो उससे भी बढ़कर था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वह देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। यानी वो देश के लिए क्या करना चाहते थे, कुछ अच्छा करना चाहते थे। देश के विकास के बारे में भी उनका वो सोचते थे और चिंतन भी करते थे और उन्होंने पूरे अपने देश के लिए शोध कार्य के लिए देश को समर्पित किया था। उन्होंने अपनी शुरुआती दिन हमेशा याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में
अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडिया जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका की प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। यहाँ पर जब वह प्रयोगशाला में किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते थे या शोध करते थे, तो उनके पास क्या थी, साधनों की बहुत कमी थी। और साधनों की कमी होने के कारण उन्हें क्या बहुत संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष करने के कारण इसीलिए उन्होंने बाद में एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला का निर्माण किया, शोध संस्थान की स्थापना की उन्होंने। और वो जो शोध संस्थान जो है, रिसर्च सेंटर है जो, वो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर यह है, जिसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना जाता है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका का प्रारंभ किया। उन्होंने क्या किया कि इस भौतिक शास्त्र में अनुसंधान का बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक पत्रिका का भी शोध किया, जिसका नाम क्या था, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। अपने जीवन काल में उन्होंने क्या किया, सैकड़ों शोध किए और अनेक छात्रों को उन्होंने मार्गदर्शन किया। जो छात्रों को उन्होंने मार्गदर्शन किया, वो छात्र आज बड़े बड़े पद पर विराजमान हैं। और वह खुद को ही आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने अपने छात्रों को भी आगे लेकर गए और वो समाज को भी आगे लेकर गए। तो यहाँ पर उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी बहुत सारा काम किया और अच्छा काम किया, और वो बहुत बड़े बड़े पद पर है। और उन्होंने विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए एक करेंट साइंस नामक की भी एक पत्रिका की थी, और उनका संपादन वो खुद ही करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया था। यानी वह बहुत छोटे नहीं थे, उन्होंने सब तरफ अपना जो काम है वो फैला हुआ था, जो शोध है जो फैला हुए थे, उन्होंने रिसर्च किया था, पत्रिकाएं का प्रकाशन किया था, पत्रिकाएं किए थे। और उन्होंने खुद नहीं, जैसे बोलते हैं ना, दिए से दिया जलाते हैं, वैसे उन्होंने प्रकाश यानी अपना ज्ञान बांटने का भी काम किया, या लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया, लोगों को भी सिखाया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। उन्होंने अपना पूरे कार्यकाल में अच्छा काम किया। वह एक बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और अपना नाम रोशन किया। पर उनकी जो मृत्यु है, जो कब हुई थी, तो 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। यानी वो कुल 82 वर्ष तक जिए, और उन्होंने पूरा अपना जो जीवन काल है जो वह देश के लिए समर्पित कर दिया, और देश में अनेक रिसर्च किए और लोगों का भी अच्छा किया, भला किया। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। ज़रूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। यहाँ पे रामन जो है वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि के क्या थे, वह साक्षात प्रतिमूर्ति थे। साक्षात क्या थे, वह प्रतिमूर्ति थी। यहाँ पे हमने देखो बच्चे, ये शब्द जो पाठ में आए हुए हैं, जो आणविक था, जो उसका अर्थ अणु है, और परमाणविक यानी परमाणु का, संरचना यानी बनावट, संश्लेषण यानी क्या, मिलान करना, और कृत्रिम यानी बनाया हुआ, बनावटी। नेचुरल यानी नैसर्गिक, वैसे कृत्रिम यानी क्या, बनाया हुआ, बनावटी। और अक्षुण्ण यानी अखंडित, जिसका कोई खंडन ना हो। कट्टर यानी क्या, दृढ़। परिहास यानी हंसी मजाक उड़ाया, जैसे
कुछ लोगों ने ना उनका उड़ाया था कि मदिरापान नहीं कर रहे हैं, जिस पे रिसर्च किया वही चीज़ वह नहीं कर रहे, इसलिए उन पर क्या हंसी मजाक उड़ाया था, उनका परिहास किया था। आह्लादित, आनंदित, अलौकित और प्रकाशित। अलौकित का अर्थ क्या होता है? प्रकाशित। प्रतिमूर्ति यानी अनिकृत चित्र प्रतिमा। और यहाँ पर जो बताया गया है कि उन्होंने क्या किया है, हमें हमेशा से ही यह संदेश किया है कि उन्होंने हमेशा से अपने जीवन काल में संदेश दिया है सबको कि अपने जीवन काल में क्या करो, अपने आसपास जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी वस्तुएं है, उस पर क्या करो, आप छानबीन करो और हर किसी वस्तु को क्या करो, वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। तभी उन्होंने संगीत के सुर, ताल, प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। उन्होंने क्या किया कि जो सुर, ताल का और संगीत का जो है, संगीत के जो सुर ताल पर क्या किया उन्होंने, प्रकाश की किरणें उन्होंने डाली थी और उन्होंने उस पर भी क्या वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाली थी। हमारे आसपास ऐसे न जाने कितनी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है जो हमें पता ही नहीं है कि हम उस पर सोचते ही नहीं हैं। यहाँ पर कहना क्या है कि हम उस पर सोचते ही नहीं हैं। अगर हम भी उस पर सोचें, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो क्या पता हम भी एक उनके जैसे ही वैज्ञानिक बन सकते हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। ज़रूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि हमें भी क्या करना चाहिए कि रामन के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रकृति के बीच बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, जिसका वैज्ञानिक रहस्य है, उसे हमें क्या करना चाहिए, ढूंढ निकालना चाहिए। जैसे कि हमारे आजू बाजू में प्रकृति में कृत्रिम चीज़ें होती है, प्राकृतिक चीज़ें होती है, नैसर्गिक चीज़ें हैं, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका रहस्य ढूंढ सकते हैं, उसमें खोज कर सकते हैं। और हमारे समाज के लिए हम भी कुछ विकास का कार्य कर सकते हैं और समाज को आगे ले जा सकते हैं। हम अपने देश का भी विकास कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लेखक ने कहा है। तो चलो बच्चों, ये पाठ आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।